हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, एमए प्रीवियस ज्योग्राफी जो एनवायरनमेंट पेपर है उसका एक टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, पर्यावरण शिक्षा, एनवायरनमेंट एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बीएड सेकेंड ईयर में पर्यावरण शिक्षण नाम का एक पेपर है। बीए फर्स्ट ईयर में भी संसाधन व पर्यावरण भूगोल नाम का पेपर लगता है, सेकंड पेपर। और एमए प्रीवियस का जो फोर्थ पेपर है पर्यावरण भूगोल, इन तीनों क्लासेस में या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो रीड में पर्यावरण शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा की। स्टूडेंट, पर्यावरण शिक्षा क्या चीज है पहले मैं आपको बताऊंगा, इसको परिभाषित करूंगा। यूनिवर्सिटी आपसे जो क्वेश्चन करेगी बीएड सेकंड ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में, एमए प्रीवियस में, कि पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य और क्षेत्र का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन आ सकता है पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य, इसके उद्देश्य बताते हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की रचना कीजिए। क्वेश्चन आ सकता है पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप का विवेचन कीजिए और इसके उद्देश्य एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, पहले मेरे को आपको बताना है कि पर्यावरण शिक्षा को हमें परिभाषित करना है कि पर्यावरण शिक्षा की क्या परिभाषा होगी। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण संबंधी ज्ञान, अवबोध, रुचियों, अभिवृत्तियों व कौशल के विकास संबंधी क्रियाओं को पर्यावरण शिक्षा कहा जाता है। फिर बताता हूँ, पर्यावरण संबंधी जो ज्ञान है, अवबोध है, रुचियों, अभिवृत्तियों व कौशल के विकास संबंधी क्रियाओं को पर्यावरण शिक्षा कहा जाता है। पर्यावरण शिक्षा को अंत अनुशासनात्मक विषय माना जाता है क्योंकि इसमें जीव विज्ञान, पर्यावरण में क्या, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र तथा वनस्पति विज्ञान आदि सभी विषयों से विषय वस्तु ली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद के नेवदा सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षा की व्याख्या करते हुए, कौन सा सम्मेलन? नेवदा सम्मेलन। नेवादा सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहा गया कि पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपनी संस्कृति तथा जैव भौतिक परिवेश के बीच पारस्परिक संबंधों की समझ तथा शलाघा का विकास, संप्रतियों का स्पष्टीकरण, कुशलताओं और अभिवृत्तियों का विकास करता है। यह शिक्षा व्यक्ति के निर्णय प्रक्रिया, ये जो पर्यावरण शिक्षा है, ये शिक्षा व्यक्ति के निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवहार संहिता में भी अपेक्षित परिवर्तन लाती है। तथ्य और अभिवृत्ति, तथ्य जिसको हम फैक्ट्स कहते हैं, तथ्य और अभिवृत्ति एटीट्यूड्स के आधार पर जो परिभाषा IUCN की सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी गई और जिसे व्यापक तौर पर पूरे विश्व में स्वीकार किया गया, वह इस प्रकार है। पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा राज्य स्तर पर, इंडिया लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा है उनके बारे में बताता हूँ। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के बारे में जानकारी कर अपने कौशल से उसकी समस्याओं को समझने, हल निकालने
और मिटाने अथवा दूर करने की शिक्षा है। वह सभी कार्य निष्पादन इस प्रकार किया जाना कि उसकी पुनरावृत्ति न हो। इसी प्रकार की परिभाषा को अत्यंत सहजता से अग्र प्रकार प्रस्तुत किया है, जिसमें समुदाय को यह उत्तरदायित्व देने का प्रयास किया गया कि वह समस्याओं को समझकर उनका व्यक्तिगत अथवा सामाजिक हल खोजे। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भविष्य में इन समस्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। एक और परिभाषा पर्यावरण शिक्षा की, वस्तु विश्व समुदाय को पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वह शिक्षा जिससे वे समस्याओं से अवगत होकर उनका हल खोज सकें और साथ ही भविष्य में आ सकने वाली समस्याओं को रोक सके। यानी कि समुदाय को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो क्या कर सके, उन समस्याओं को, जो समस्या आई उनका हल खोज सके और कुछ ऐसा कर सके कि भविष्य में आने वाली समस्याओं को रोक सके। पर्यावरण शिक्षा एक और परिभाषा दायित्वों को जानने तथा विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है कि हर मनुष्य अपना उत्तरदायित्व समझे। तो दायित्व तथा विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपनी संस्कृति और जैव भौतिक परिवेश के मध्य अपने आप की संबद्धता को पहचानने और समझने के लिए आवश्यक कौशल तथा अभिवृद्धि का विकास कर सके। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित प्रकरणों के लिए व्यवहारिक संहिता निर्माण करने तथा निर्णय लेने की आदत को भी व्यवस्थित करती है। यूनेस्को के लिए फिनिश नेशनल कमीशन ने यूनेस्को के लिए फिनिश नेशनल कमीशन फिनिश नेशनल कमीशन फिनिश नेशनल कमीशन ने पर्यावरण की शिक्षा की सेमिनार रिपोर्ट में एक परिभाषा दी। पर्यावरण शिक्षा सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। पर्यावरणीय शिक्षा किसी विज्ञान अथवा विषय के अध्ययन की अलग शाखा नहीं है। इसे जीवन पर्यंत संपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए। जर्मनी के रेनहाल्ड ई लोव ने पर्यावरणीय शिक्षा को अपने जर्मनी के रेनहाल्ड ई लोव ने पर्यावरण शिक्षा को अपने औद्योगिक क्रांति वाले देशों के संदर्भ में निम्न प्रकार परिभाषित करने का प्रयास किया कि हमारे देश में पर्यावरण शिक्षा औद्योगिक संस्थानों से जीवन बचाने के संकट से बचने की शिक्षा है। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है रेनहाल्ड की, जो जर्मनी के हैं। ये कहते हैं कि हमारे देश में पर्यावरण शिक्षा औद्योगिक संस्थानों से जीवन बचाने के संकट से बचने की शिक्षा है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों के ज्ञान और व्यवहार में जीवन पर्यंत परिवर्तन लाने की ओर उद्देशित है। स्टूडेंट, भारत के एक पर्यावरणविद बहुत ही बड़े ज्योग्राफर हुए, उन्होंने पर्यावरण शिक्षा को केवल निम्न प्रकार से परिभाषित शब्दों में जटिलता और उद्देशित करते हैं। भारत के एक शिक्षाविद ने एक परिभाषा दी, शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिय पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है। इसी प्रकार पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित करते हुए अनेक पर्यावरण विशेषज्ञों ने लक्ष्यों को परिभाषा का आधार बनाया है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य प्रयोजन नागरिकों के अपने उत्तरदायित्वों में पर्यावरण की सुरक्षा और प्रबंधन के बारे में जागृति पैदा करना और उसे बढ़ाना है। तो स्टूडेंट, ये थी परिभाषाएं। मैं एक परिभाषा जो इंडियन एक पर्यावरणविद की है, मैं फिर बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य प्रयोजन नागरिकों के
अपने उत्तरदायित्वों में पर्यावरण की सुरक्षा और प्रबंधन के बारे में जागृति पैदा करना है और उसे बढ़ाना है। तो स्टूडेंट, पर्यावरण क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जा रही है, ये आपको पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन को या उस और विकास पर प्रभाव डालते हैं। हर्षकोविट्ज कहते हैं कि पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं का पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालता है। तो पर्यावरण ने क्या कर रखा है, मनुष्य को चारों ओर से घेर रखा है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषित ना हो, समस्या ना आए, इसलिए पर्यावरण शिक्षा देना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर पर्यावरण विद कहते हैं कि क्लासेस में जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर्यावरणीय शिक्षा दी जानी चाहिए और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। लोगों को, जन जागरण को बताया जाना चाहिए कि पर्यावरण क्या है और हम पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेंगे या हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। इन सब बातों के लिए हमें बच्चों को 6th क्लास से लेकर कॉलेज लेवल तक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए और लोगों में जन जागरण, जागरूकता पैदा की जानी चाहिए पर्यावरण के प्रति, तभी हम एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, ये अभी तक मैंने बताया क्वेश्चन था पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, तो मैंने एनवायरनमेंट को परिभाषित किया। अब अगला है, आपसे पूछ सकता है कि पर्यावरण को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षा देने की क्या उद्देश्य है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं पहले कि छोटी क्लासों 6 से लेकर और कॉलेज लेवल तक आपको बच्चों को बताना चाहिए और एक पेपर कंपल्सरी लगा देना चाहिए कि पर्यावरण शिक्षा नाम का, उसे एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य हैं एवं प्राय उद्देश्य। अक्टूबर 1975 में बेलग्रेड में, अक्टूबर 1975 में बेलग्रेड अक्टूबर 1975 बेलग्रेड सन बताया मैंने 1975 को बेलग्रेड में पर्यावरणीय शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ। तारीख लिखी है अक्टूबर 1975 में बेलग्रेड में क्या हुआ कि पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इस वर्कशॉप बेलग्रेड घोषणा पत्र में पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य तथा प्राप्त उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। इनको संक्षेप में नीचे बताया जा रहा है आपको। पहला लक्ष्य, इसकी क्या लक्ष्य थे इस आयोजन की। लक्ष्य, पर्यावरण शिक्षा प्रमुख लक्ष्य है कि विश्व की जनसंख्या को तथा उससे संबंधित समस्याओं के संबंध में जागरूक बनाना। ये मेन लक्ष्य था। बेलग्रेड जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ 1975 में, उसका मेन लक्ष्य क्या था। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य लक्ष्य विश्व जनसंख्या को पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के संबंध में जागरूक बनाना। अब हम बात करेंगे प्राय उद्देश्य क्या है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ इसमें बताया गया कि पर्यावरण शिक्षा के क्या प्राय उद्देश्य हैं। पहला, जागरूकता। इसमें मेरा पहला पॉइंट है, इसका क्या उद्देश्य है, जागरूकता। जन को जागरूक करना
बच्चों को जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति बताना। तो पहला अवेयरनेस, जागरूकता, व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में समग्रता, वातावरण तथा उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता विकसित करने में सहायता प्रदान करना। नंबर 2 ज्ञान। स्टूडेंट, अगला जो उद्देश्य था वह ज्ञान, नॉलेज जिसको कहते हैं। तो स्टूडेंट, व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में समग्र वातावरण और उनके समस्याओं के बारे में तो बताना ही है, लेकिन ज्ञान, अगला जो मैंने टॉपिक लिया है ज्ञान, व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में संपूर्ण वातावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के बारे में समझदारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। तीसरा मूल्यांकन योग्यता। अगला है नंबर 3 मूल्यांकन योग्यता, एवल्यूशन एबिलिटी कहते हैं। व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में पर्यावरण शिक्षा तथा शैक्षणिक कार्यक्रम को पारिस्थितिकी है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक तथा शैक्षणिक कारकों के संदर्भ में मूल्यांकन करने की योग्यता के विकास में सहायता देना। अगला है सहभागिता, नंबर 4 सहभागिता। तो स्टूडेंट, मेरा जो चौथा उद्देश्य है मैं आपको बताने जा रहा हूं, नंबर 4 सहभागिता, पार्टिसिपेशन। व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों को पर्यावरणीय समस्याओं के उपयुक्त समाधान के संबंध में उत्तरदायित्व की भावना तथा उपयुक्त कदम उठाने के लिए तत्पर बनाने में सहायता प्रदान करना। नंबर 5 है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। एटीट्यूड व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में सामाजिक मूल्यों, वातावरण के प्रति घनिष्ठ प्रेम भावना तथा उनके संरक्षण एवं सुधार के लिए प्रेरणा विकसित करने में सहायता प्रदान करना है। नंबर 6 कौशल। नंबर 6 कौशल, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में कौशल का विकास करना। तो स्टूडेंट, ये 6 उद्देश्य हैं, लोगों को जागरूक करना, लोगों को पर्यावरण के बारे में ज्ञान बताना, ज्ञान देना कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो लोग अनपढ़ है, समाज में रहते हैं, सामाजिक समूह में, उनको ज्ञान देना, बताना कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण में क्या समस्या आ रही है, हम इससे कैसे निपटेंगे। मूल्यांकन योग्यता, सहभागिता। सहभागिता का मतलब है कि सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं, जो समाज के लोग हैं वो भी पर्यावरण को बचाने में हमारा सहयोग करें। हम एक दूसरे से मिलकर चलेंगे तभी एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। सभी की सहभागिता जरूरी है। अभिवृत्ति एटीट्यूड होता है और कौशल। कौशल की मैंने बात बताई, कौशल में हम क्या करते हैं कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों तथा सामाजिक समूह में कौशलों का विकास करना। इस प्रकार ये उद्देश्य बताए। फिर और थोड़ा बताता हूँ कि पर्यावरण शिक्षा के जो उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक में विभाजित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे पर्याप्त उद्देश्य आते हैं। स्टूडेंट, पहले मैं बताता हूं आपको इसे क्या किया जा सकता है। उद्देश्यों को मैं आपको डायग्राम के जरिए बताता हूं। एक डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को बताता हूं।
तो स्टूडेंट इसमें तीन चीज है, ज्ञानात्मक, स्टूडेंट मेरा मैप है, इसको आपको मैं डायग्राम या मैप के जरिए ज्ञानात्मक, इसका एक पक्ष है भावात्मक, इसका एक पक्ष तीसरा क्रियात्मक, ये तीन उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये प्राइवेट शिक्षा के उद्देश्य हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इन तीनों के बारे में थोड़ा बताता हूं कि प्राइवेट शिक्षा के प्राय उद्देश्यों को तीन क्षेत्रों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक, या इसको संज्ञानात्मक भी कह सकते हो। संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो प्राइमरी शिक्षा के तय उद्देश्यों को तीन क्षेत्रों, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक में विभाजित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे पर्याप्त उद्देश्य आते हैं जो ज्ञान में पुनः स्मरण या पहचान से संबंधित होते हैं। इनमें बौद्धिक कौशल तथा योग्यताएं भी आती हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में स्मरण करना, समस्या का समाधान करना, अवधारणा निर्माण, सीमित क्षेत्र में सृजनात्मक चिंतन नामक व्यवहार निहित है। भावात्मक क्षेत्र में, तो दूसरा मैंने पक्ष लिया इसका, भावात्मक क्षेत्र में पर्याप्त उद्देश्य आते हैं जो रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों में आए परिवर्तनों का वर्णन करते हैं। क्रियात्मक जो है तीसरा जो इसका पक्ष है, क्रियात्मक या मन प्रेरित क्रियात्मक पक्ष में शारीरिक अभ्यास करना, लेखन, योग करना, नृत्य आदि व्यवहार आते हैं। यह क्रियात्मक कौशलों से संबंधित है। तो इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों को मैंने तीन क्षेत्रों में बांटा। पहला क्षेत्र है स्टूडेंट ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक कहते हैं इसको, दूसरा भावात्मक पक्ष है और तीसरा क्रियात्मक पक्ष है। तो आपको मैप के जरिए भी मैंने बता दिया कि प्राइवेट शिक्षा के उद्देश्य। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम कर रहे हैं कि प्राइवेट शिक्षा को परिभाषित कीजिए। मैंने पहला पॉइंट कराया, प्राइवेट शिक्षा के उद्देश्य बताए आपको स्टूडेंट। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं कि इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या होने चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य, उद्देश्य मैंने आपको बताए थे। अब मैं बात कर रहा हूं विशिष्ट उद्देश्यों की। पर्यावरण प्रदूषण के कारकों से उत्पन्न प्राकृतिक समस्याओं से अवगत कराना, जैसे इसका जो विशिष्ट उद्देश्य है, उद्देश्य तो मैंने आपको बताया। विशिष्ट उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो कुछ विशिष्टता ली हुई जो उद्देश्य है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के कारणों से उत्पन्न प्राकृतिक समस्याओं से अवगत कराना विशिष्ट उद्देश्य हमारे। नंबर एक, ओजोन परत का विघटन हो रहा है, जैसे ओजोन परत का विघटन, ओजोन परत का विघटन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है यह पैरामैग्नेटिक किरणों से पृथ्वी पर आने से रोकता है, ओजोन जो परत है, किंतु आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यह विघटित हो रही है। अमेरिका के कारकोड वायुयान से भी इसके विघटन पर प्रभाव पड़ा है। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। स्टूडेंट विशिष्ट उद्देश्य मैंने आपको बताया कि ओजोन परत का विघटन,
जैसे कि जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ जाने के कारण, किंतु आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यह विघटित हो रही है, जो ओजोन परत है वो क्या हो रही है, विघटित हो रही है। और अमेरिका के कॉनकॉर्ड वायुयान से भी इसके विघटन पर प्रभाव पड़े। अगला है मेरा पॉइंट, ग्रीन हाउस प्रभाव। किसी पार्क में वह भवन जिसके शीशों की दीवारों एवं छत होती हो तथा उसमें अधिकता पर उगने वाले पादप लगे हों तो यह ग्रीन हाउस कहलाता है। इसके बाद है स्मोग। अगला पॉइंट है स्मोग। तो स्टूडेंट स्मोग के बारे में बताता हूं कि स्मोग शब्द जो है ना वो क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धुआं, जिसको कह सकते हो कोहरा, धुएं तथा कोहरे के साथ विषैली गैसें, दो चीजें इसमें शामिल है, धुआं और कोहरा। धुएं तथा कोहरे के साथ विषैली गैसें पानी, भाप, कार्बन आदि का आवरण बन जाता है, जिससे O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 1952 में लंदन में कई हजार मौतें उक्त प्रक्रिया के कारण हुई थी, समूह के कारण कई हजार मौतें हुई थी। जहाँ क्या बन जाता है, धुएं और कोहरे का एक आवरण बन जाता है, जिसे हम समूह कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, विषैली गैसें, पानी, भाप, कार्बन आदि का आवरण बन जाता है, जिससे O2 ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके बाद है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा में स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बता दूं, CO2, SO2, NO2, O2, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जलवाष्प। अम्लीय वर्षा, वर्षा प्लस कार्बनिक अम्ल H2, SO4, HNO3 और HCl के मिलने से अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण इंग्लैंड का प्रख्यात सेंट पॉल गिरजाघर, ब्रिटिश संसद भवन, न्यूयॉर्क शहर की इमारतें पर क्षय हुआ और कनाडा की 2000 से 4000 झीलें भी ऐसी हो गई जिसमें जल जीवन संभव नहीं है। इसके बाद मरुस्थलीकरण भी हो सकता है, मरुस्थलीकरण। तो स्टूडेंट अगला मेरा पॉइंट है मरुस्थलीकरण। तो आपको बता दूं, पानी की कमी, वन क्षेत्रों का विनाश, पहाड़ियों की निर्जनता, जनसंख्या वृद्धि आदि कारणों से मरुस्थलीकरण बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद है नम भूमि में कमी व बंजर भूमि में वृद्धि होना। नम भूमि में कमी व भूमि बंजर होना। मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट के उद्देश्य बताए थे, उद्देश्य के साथ मैंने आपको एनवायरनमेंट के विशिष्ट उद्देश्य भी बताए कि लोगों को जागरूक करना क्यों जरूरी है, लोगों को विशिष्ट उद्देश्य बताना क्यों जरूरी है। तो विशिष्ट उद्देश्य मैंने बताया कि जैसे कि लोगों को जागरूक करना कि ओजोन परत का विघटन हो रहा है, जो सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणें हैं उससे हमारी परत रक्षा करते हैं, जिसका नाम है ओजोन परत। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ जाने के कारण इस परत में क्या हो गया, छेद हो गया, जिसके कारण सूर्य की पैरामैग्नेटिक किरणें दिन ब दिन धरातल पर आने लगी हैं और धरातल पर टेम्परेचर बढ़ने लग गया। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये वो घर है जो किसी पार्क में कांच का दीवारों का बना होता है, जिसमें पौध घर कहते हैं, जो अधिकतम तापमान ग्रहण करता है। स्मोक, ये धुएं और क्या है, कोहरा का मिला हुआ रूप है, इससे कि इसमें विषैली गैसें भी होती हैं, पानी, भाप, कार्बन आदि का आवरण बन जाता है, जिससे O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसकी कमी हो जाने के कारण 1952 में लंदन में कई हजार मौतें इस प्रक्रिया के कारण हुई। अम्लीय वर्षा,
अम्लीय वर्षा से क्या हुआ कि एक बार इंग्लैंड का प्रख्यात सेंट पॉल गिरजाघर, ब्रिटिश संसद भवन, न्यूयॉर्क के कई शहरों को इमारतों का क्षय हुआ और कनाडा में 2000 से 4000 जिलों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जहां जलीय जीवन संभव नहीं था। मरुस्थलीकरण, पानी की कमी हो जाएगी। अगर एनवायरनमेंट के साथ इसी प्रकार छेड़छाड़ होती रही तो पानी की कमी, वन क्षेत्रों का अगर विनाश होता रहा तो वर्षा कहाँ से आएगी और धीरे धीरे मरुस्थल को बढ़ावा मिलेगा। नम भूमि की कमी होगी और भूमि क्या हो जाएगी, बंजर। इस प्रकार ये विशिष्ट उद्देश्य थे ताकि लोगों को जागरूक करने के लिए स्टूडेंट को प्राइवेट शिक्षा दी जानी चाहिए, विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया कि संविधान ये आश्वस्त करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उस गतिविधि से बचाया जाना चाहिए जिससे उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचती हो। अलग अलग प्रदूषणों के नियंत्रण हेतु कई कानून बनाए गए, जैसे वायु प्रदूषण के क्षेत्र के लिए दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बनाया गया, दी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 बनाया गया, जल प्रदूषण के क्षेत्र के लिए बोर्ड बनाया गया, दी रिवर बोर्ड एक्ट 1956 बनाया गया, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 तथा उसका संशोधित अधिनियम 1978, पर्यावरणीय घटनाओं को समझने के कौशल का विकास एवं विश्लेषणात्मक योग्यता के आधार पर पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए अर्थपूर्ण निर्णय लेना होगा। आकार, स्पर्श, ध्वनि, आदत, आवाज इत्यादि को पहचानने के कौशल का विकास करना है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला इसका जो पक्ष है वो मैंने आपको बताया था, ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा पक्ष है भावात्मक और तीसरा पक्ष है ज्ञानात्मक पक्ष। पहला पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक, 3 पक्ष हैं इसके, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके 3 पक्ष हैं, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा जो पक्ष है वो है क्रियात्मक। इन तीनों का ज्ञान स्टूडेंट आजकल के जो बच्चे उनको छठी से लेकर जो ऊपर क्लासों तक होना चाहिए, आम जनता को भी होना चाहिए। तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य, ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य, भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य, क्रियात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य। तो स्टूडेंट्स 3 पक्ष बताता हूं मैं आपको। ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य, पर्यावरण समस्याओं को समाधान ढूंढने की योग्यता उत्पन्न करना। ज्ञानात्मक पक्ष का जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य स्टूडेंट को बताना या जन जागरूक करना, उन्हें यह बताया जाता है कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान को ढूंढने की योग्यता उत्पन्न करना, उनमें विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंधों का अवबोध कराना, पर्यावरणीय संकट व पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करने वाली विधियों का ज्ञान करवाना, अपने चारों ओर पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके दुष्प्रभावों का अवबोध कराना, जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध करवाना, संसाधनों के नियंत्रण, दोहन के दुष्परिणामों का अवबोध करवाना। भावात्मक पक्ष की बात करेंगे, इस पर आधारित जो उद्देश्य है वो अब किस प्रकार बताएंगे। विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों के प्रति संवेगात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, मानवीय व्यवहारों जैसे समानता का व्यवहार, न्यायप्रियता, सत्यता आदि के मूल्यांकन पहलू का विकास करना, पर्यावरण के प्रति सचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना लोगों में, और प्रचलित अंधविश्वासों
जैसे कि नदियों में अस्थि का विसर्जन करना, राख, पुष्प, नारियल इत्यादि के विसर्जन को पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित हो उसे दूर करना, प्रकृति प्रेम की भावना का विकास करना, पर्यावरण घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना। तो क्रियात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हमारे जो हैं। तीसरे प्रकार के उद्देश्य, खाद्य पदार्थों को मिलावट को दूर करने वाले कार्यक्रमों में भाग लेना, पर्यावरण के क्षेत्र में लेखन संबंधी कौशल को विकसित करना, पर्यावरण क्लब तथा संग्रहालय आदि की स्थापना करना, विभिन्न प्रदूषकों को दूर करने से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना, नगरीय तथा ग्रामीण नियोजन में भाग लेना। इस प्रकार मैंने आपको आज ये पर्यावरण के उद्देश्य, तीनों उद्देश्य बताए कि पर्यावरण के क्या उद्देश्य हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक था, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए या पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं, पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा जो टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, बीएड में ये फर्स्ट ईयर हमें ज्योग्राफी से, इसके अलावा कंपटीशन की दृष्टि से पर्यावरण शिक्षा हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आपको समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।